नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज मेरा मन है शेरो शायरी, गज़ल, रुबाइयाँ ये सब सुनाने का, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं सुना रही हूँ। आपके पाठ्यक्रम में है तो ये आपको पढ़ना ही है। और शेरो शायरी, गज़लें किसको पसंद नहीं है बच्चों। बहुत ही आनंद के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो ये है हिंदी आरओ क्लास 12th में चैप्टर नंबर 9, जो आज हम बहुत ही सरल भाषा में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें है गज़ल, रुबाइयाँ, जो कि लिखी हुई हैं आपके प्रसिद्ध लेखक फिराक गोरखपुरी द्वारा। उनका प्रसिद्ध शेर है बच्चों, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ये ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या शेर है बच्चों फिराक गोरखपुरी का। इनका जन्म हुआ था 1898 में 96 में और मृत्यु हुई थी 1882 को। इनका परिचय थोड़ा सा बता दूं मैं। ये गोरखपुर के थे और 28 अगस्त 1896 को इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम रघुपति सहाय था और रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी भी सीख ली। फिर 1917 में ये कलेक्टर के पद के लिए चयनित हुए, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में इनको हिस्सा लेना था, इसके लिए इस पद से त्यागपत्र दे दिया 1918 में। और फिर आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण इनको 1920 में जेल हो गई थी। इनको गुले नगमा जो इनकी रचना है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और सोवियत लैंड पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। 1938 में इस महान लेखक, शायर, कवि का निधन हो गया। तो इनकी रचनाओं में शायरी के क्षेत्र में इन्होंने नए कीर्तिमान स्थापित किए। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं गुले नगमा, बजबे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। और काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा रुमानियत, रहस्य और अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन वाली जैसे कुछ शायरियों ने इस परंपरा को तोड़ा है। तो फिराक गोरखपुरी इनमें से एक है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। उनके सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। तो इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों भारतीय संस्कृति लोक भाषा की प्रतीकों से जोड़कर उन्हें अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। इनकी भाषा शैली मैंने बताई दी कि उर्दू भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, लाक्षणिक और मुहावरेदार भाषा इन्होंने बनाई है। इन्होंने कहा कि शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। ये एक तरह का संवाद होता है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। तो रुबाइयाँ क्या हैं बच्चों कि जो फिराक गोरखपुरी हैं, इनकी रुबाइयाँ, उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत है, मतलब गुले नगमा से ली गई हैं। आज जो हम रुबाइयाँ पढ़ेंगे वो रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। कौन सी? पहली, दूसरी और चौथी में। और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है, क्योंकि माँ बेटे का इसमें संवाद है और माँ बेटे का जो स्नेह होता है, प्यार होता है, उसको कहते हैं वात्सल्य रस। तो इसमें वात्सल्य रस दिखाई पड़ता है। तो माँ और बच्चा किस तरह से एक दूसरे से बात करके खुश होते हैं, उछलते हैं बच्चे और खिलखिलाकर हंसते हैं, वो इनकी रुबाइयों में देखने को मिलता है। जो कि सूरदास ने कृष्ण के लिए अपना वात्सल्य प्रेम दिखाया, वही इसमें फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में दिखता है। तो इसका सार क्या है कि कवि ने वात्सल्य का वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों से प्यार से झुला रही है, वो उससे बार बार हवा में उछालती है, जिसके कारण बच्चा बहुत खुश होता है और खिलखिलाकर हंसता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती है तथा उसके उलझे हुए बालों को कंघी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है और उसे कपड़े पहनाती है। तो दिवाली के अवसर पर शाम होते ही सजे हुए घर सुंदर लगते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। वह बच्चों को छोटे से घर में दीपक जलाती है और जिससे बच्चों के सुंदर चेहरे पर चमक आ जाती है। और आसमान में चांद को देखकर बच्चा जिद करता है कि उसे चांद चाहिए। तो माँ क्या करती है, उसके सामने दर्पण लाकर उसी में से चांद को दिखाती है और बोलती है कि चांद देखो दर्पण में उतर आया है।
चलिए बच्चों, शुरू करते हैं रुबाइयों को। गज़ल का हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको गज़ल समझाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं रुबाइयाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। तो शायर जो फिराक गोरखपुरी है वो क्या कहता है कि एक माँ चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है और वही अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। तो चांद का टुकड़ा किसको बताया है? उसके बेटे को। तो आंगन में माँ चांद के टुकड़े को अर्थात अपने बेटे को घर के आंगन में लिए खड़ी है, हाथों से झुलाती है उसे गोद भरी, और यहीं अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। रह रहकर हवा में जो लोका देती, लोका मतलब हवा का इसमें झुलाने के लिए जो झोंका देती है उसको, और हवा का जो झोंका आता है तो बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो बीच बीच में हवा के जैसे उसको हवा में उछाल देती है। इस प्रक्रिया में बच्चा खुश हो उठता है और खिलखिलाकर हंसी गूंजती है उसकी, हंसने लगता है। समझ में आया बच्चों कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को बड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। क्या आंगन में अपने चांद के टुकड़े को लिए खड़ी है और उसे अपने हाथों से झुला रही है। चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुला रही है। हाथों में लेकर हम झुलाते हैं ना बच्चों को, हाथ में लेकर दोनों हाथों से पकड़कर, वैसे वह उसको झुला रही है और बीच बीच में वह हवा में उसको उछाल देती है, जिससे बच्चा खिलखिलाकर हंसता है और खुश होता है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए केसुओं में कंघी, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को करके जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े। तो यहाँ पर क्या कहता है शायर कि माँ अपने बच्चों को स्वच्छ जल से नहलाती है, नहला के छलके निर्मल जल में। तो उसको निर्मल जल में एकदम स्वच्छ पानी में उसको नहलाती है। उलझे हुए केसों में कंघी करती है, उसके जो बाल हैं वो उलझे हुए हैं, उस बालों में पानी छलक रहा है और उनमें कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को करके जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े। तो माँ क्यों केवल कल की बात है, वह अपने घुटनों में लेकर उसको कपड़े पहनाती है और बच्चा बहुत ही प्रेम से माँ का चेहरा निहारता है। आगे, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। तो आगे कवि कहता है, शायर जो है फिराक गोरखपुरी, वो कहते हैं कि आज दीपावली की शाम है, दीपावली की शाम घर पुते और सजे, और घर को पोता गया है और सजाया गया है। इस अवसर पर घर पर रंग रोगन किया गया है। हम भी करते ही हैं ना, दिवाली के अवसर पर हमारे घर में कलर करते हैं। वैसे ही कवि कहते हैं कि दिवाली के अवसर पर घर को सजाया गया है, रंग रोगन किया गया है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। तो घरों में मिठाई के नाम पर चीनी के बने खिलौने आते हैं और वो रूपवती मुखड़े पे एक नम दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो माँ के सुंदर मुंह पर हल्की सी चमक सी आ जाती है और वह बच्चे के छोटे से घर में दिया जलाती है। वह रूपवती मुखड़े पे, मतलब रूपवती मुखड़ा किसका? उसकी माँ का। तो उस मुखड़े पे चमक आ जाती है एकदम से और बच्चे के घरौंदे में जलाती है, और बच्चा का छोटे से घर में वह जो खिलौना है उसमें दिया जलाती है। तो कितना मतलब माँ बेटे का कितना अच्छा यहाँ वात्सल्य रस को प्रभाव दिखाया कवि ने कि कैसा मतलब दोनों माँ बच्चे का प्यार है। आंगन में ठुमक रहा जिंदियाए, बालक तो है ही चांद में ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही माँ देख आईने में चांद उतर आया है। तो छोटा बच्चा है वो आंगन में मचल रहा है, ठुनक ठुनक कर खेल रहा है, और बालक तो है ही चांद में ललचाया है। बालक का मन है वो चांद के लिए ललचा रहा है और चांद की जिद लगाकर बैठ गया है। उसे आकाश का चांद चाहिए और
दर्पण उसे देखकर कह रही, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। तो उसका मन उस चांद पर ललचा गया है। तो माँ क्या करती है, उसे दर्पण में चांद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, दर्पण में चांद उतर आया है। इस तरह वह अपने बच्चे की जिद पूरी करती है। तो बच्चे होते हैं, तो बच्चों को जब तक हम माँ मनाती नहीं है, कोई भी तरह से उनकी संतुष्टि नहीं करती है, तब तक बच्चे अपनी जिद पर रहते हैं। लेकिन माँ होती है, वह कैसे भी करके बच्चे की जिद पूरी करती ही है। रक्षाबंधन की सुबह रेस की पुतली छाई है घटा गगन की, हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के बांधती चमकती राखी। तो कवि क्या कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद और मिठास की सौगात है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली मतलब आनंद की सुबह है, और रस की पुतली मतलब एकदम रसमय सुबह है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, ये दिन मीठे बंधन का दिन है और सावन का महीना है, तो हल्की हल्की बादलों की घटा भी छाई हुई है। काले काले बादलों की घटाएं छाई हुई हैं, क्योंकि रक्षाबंधन श्रावण महीने में आती है और उस समय बारिश होती रहती है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, तो इन बादलों में बिजली चमक रही है, और इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमक रहे हैं। भाई की है बांधती चमकती राखी, और बहन अपने भाई की कलाई पर इन चमकीली राखियों को बांधती है ना। तो बिजली की तरह, जिस तरह से आसमान में बिजली चमकती है काली घटाओं के बीच, वैसे ही ये राखियों के लच्छे भी बिजली की तरह चमक रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये रुबाइयाँ समझ में आ गई होंगी। अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे गज़ल। थैंक यू सो मच। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।